बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आम इंतख़ाबात 8 फरवरी को मुनक़्क़द होंगे और इस बात का कभी इम्कान है कि 30 नवंबर के फ़ौरन बाद इंतख़ाबी शेड्यूल भी आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद तो नहीं लेकिन नुमायाँ एक जमात है जिसने अपनी इंतख़ाबी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुतवक्को उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने दरख्वास्तें इकट्ठी कर ली हैं और एक बहुत भारी रकम भी उन्हें फंड्स के सिलसिले में आज आ गई है। राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हम पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग करें और हर डिवीज़न को अलहदा से देखते हुए फैसला करेंगे। तो नाज़रीन कराम, कबल इसको आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, सारा जोर इस वक्त पंजाब की 141 नशस्तों पर है, जिसमें से राना सनाउल्लाह का यह दावा है कि वो 120 से 125 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे और उनका सारा जोर भी सेंट्रल पंजाब से ज़्यादा जनूबी पंजाब पर है। उनका ये कहना है कि 48 नशस्तें जो हैं जनूबी पंजाब की, उसमें से वो 30-35 नशस्तें हम आसानी से हासिल कर लेंगे और बाकी जमातें भी जोर मार रही हैं, लगा रही हैं। देखें उनका क्या नतीजा लगता है। राना सनाउल्लाह का कहना यह कि नवाज शरीफ एक तजर्बाकार लीडर हैं, मुल्क को बारहा वो बहरानों से निकाल चुके हैं। उन जैसे एक तजर्बाकार और मुखलस क़यादत की मुल्क को ज़रूरत है। इसलिए वो कहते हैं कि चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को परेशानी लग गई है और मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी मासूम ख्वाहिश भी आ गई है कि मुझ जैसे नौजवान को मौका फराहम किया जाए कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूँ। लेकिन बहरहाल फैसला तो पंजाब के अवाम ने भी नहीं करना, पूरे मुल्क के लोगों ने मिलकर करना है। पंजाब चूँकि 148 नशस्तें हैं, इसलिए पंजाब अक्सरियत में है, इसलिए पंजाब से जो पार्टी ज़्यादा नशस्तें जीत कर जाएगी वही मुल्क में हुकूमत बनाएगी। इसलिए इसको पावर बेस भी कहा जाता है। इस पावर बेस पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का झगड़ा रहा। पीटीआई तो अपने अंजाम को खुद ही पहुंच गई। 9 मई के साने ने पीटीआई को टुकड़े टुकड़े करने होने पर मजबूर कर दिया। अब पता नहीं वो इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। दावे तो लोग बड़े करते हैं, शायद बल्ले का वोट है, लेकिन बल्ले का वोट कहीं नजर में नहीं आ रहा। लोग अपने बिलों में घुस गए हैं, पता नहीं इलेक्शन वाले दिन वो बाहर निकलते कि नहीं निकलते। और बल्ले के क्लेम करने वाले, बल्ले का मलकियत क्लेम करने वाले भी पता नहीं कितने लोग होते हैं। बहरहाल एक मुनज़्ज़म तरीके से जो जमात हिस्सा ले रही है वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पीछे पीछे पीपल्स पार्टी आ रही है और फिर कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, कोई दूसरी है। और जो इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा वो है जमात इस्लामी। उसने बहुत पहले से अपने उम्मीदवार मैदान में ला खड़े किए, गो के उसे कोई भारी अक्सरियत होने का कोई इम्कान तो नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी मजबूत जमात है, उसका एक वोट बैंक है और वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, किसी के साथ एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहे और जमात इस्लामी को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। लिहाजा ये बात है कि पीटीआई के लोग, कुछ लोग तो ले जाएंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, जैसे रोज़ ही लेके जाते हैं। अब अली नवाज अवान साहब भी चले गए हैं, इससे पहले चौधरी अब सरवर खान साहब भी चले गए थे, फिर वो दूसरे हमारे एक और दोस्त हैं उन्होंने भी पीटीआई से तौबा तायब करके
فواد چودھری بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پر، استحکام پاکستان پارٹی بھی چلے گئے. یعنی کوئی ایک لمبی لائن ہے استحکام پاکستان پارٹی سے غداری کرنے والوں کی. رہی بات کچھ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلے گئے. اب اصل جھگڑا تو پھر یہ بھی ہوگا کہ اصل پی ٹی آئی کون سی ہے اور نقلی پی ٹی آئی کون سی ہے، یہ بھی ایک تقسیم ہوگی. بہر ایک افسوسناک صورتحال ہے. میرے دل نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی اتنے ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے. بہرحال ہو گئی ہے، اس کو تو میں نہیں کچھ کر سکتا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ سیاست میں جن پارٹیوں میں کارکنوں میں استحکام نہیں ہوتا وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی آج 50 سال ہونے کے باوجود بھی قائم ہے، ایک نظریے کے طور پر قائم ہے. مسلم لیگ نون قیام پاکستان کے بعد بھی اب بھی قائم ہے. آج کا لیڈر اس کا نواز شریف ہے. اب اصل مقابلہ تو یہ 2 جماعتوں کا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو سندھ کی حد تک سمیٹ لیا ہے. رہی باقی دیگر جماعتوں کی، ایک بڑا چیلنج تھا پی ٹی آئی کا، لیکن یہ چیلنج اس وقت تک قائم رہتا اگر عمران خان اپنے آپ کو سمیٹ کر ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا کرتے. لیکن خان صاحب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. جیل انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لی ہے. اب جیل سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی انہیں قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، سزا تو بھگتنی پڑے گی جو انہوں نے جرائم کیے ہیں. کاش کہ وہ یہ نہ کرتے، آج ملک کے بڑے لیڈر ہوتے. آج وہ اپنے پائے کا کسی کو لیڈر ہی نہ سمجھتے. یہی ان کا غرور تھا جو ان کو لے ڈوبا. اب خان صاحب کے لیے مجھے ملک کی سیاست میں کوئی جگہ نظر نہیں آتی. چلیے ہم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کا اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے اور خان صاحب بھی اپنے آپ کو کیا بچا سکیں گے اس مصیبت سے جو ان کے سر پر آ پڑی ہے. ایک کیس ان کے خلاف بنتا ہے تو ضمانت ہوتی ہے، دوسرے کیس میں ان کو دھر لیا جاتا ہے. ان کے مجھے باہر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پھیلائے ہوئے جال کی اندر پھنس جاتے ہیں. تو خان صاحب تو بالآخر اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. سیاست ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور پھر المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اپنے ساتھ ان کو وفادار سمجھا تھا، وہ ذرا سی بھی گرم ہوا برداشت نہ کر سکے اور جبر کی آوازاری کرتے ہوئے وہ عمران خان کو خدا حافظ کہہ گئے. شکریہ.